आपका 12 निकल के आएगा। ठीक है, अभी तक हमने चार्जेस के बारे में बात की। ठीक है, देन चार्जेस के बाद हमने करंट की बात की, करंट के बीच में भी हमने उसके डायरेक्शंस की बात की। ठीक है, डायरेक्शंस के बाद हमने वोल्टेज की बात की। ठीक है, अब वोल्टेज का हमने प्रॉपर रिलेशन फाइंड किया कि करंट के साथ उसका क्या रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, देन कल हमने लास्ट में किया था ओम्स लॉ। मतलब ये टॉपिक हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी चैप्टर के होगा। ठीक है, और हमारे आगे के जो चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में एक मिनट, ये कौन आया है? ये कौन बच्चा है बीच में जिसका नाम नहीं आ रहा? 1FK0 वगैरह मैं रिमूव करने लगा हूं, अगर मुझे को नाम नहीं पता चलेगा किस बच्चे का। सरगम का, ठीक है, ओके। थोड़ा नाम लिख दिया करो, पता चल जाता है फिर, अदरवाइज। चलो, तो आज हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ओम्स लॉ के बीच में हमने जो रिजल्ट फाइंड किया था दैट वाज IR, जिसको R को हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस। ठीक है, और कल हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। आज हम कॉज ऑफ रेजिस्टेंस को ही आगे बढ़ाते हुए फैक्टर्स की तरफ मूव करते जाएंगे। अब कॉज की हेल्प के साथ ही फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसकी तरफ मैं बढ़ता जाऊंगा। ठीक है जी, देन अब हमने अगर कल कॉज की बात की थी तो मैं रिमाइंडर दूंगा, एक आपको छोटा सा रिमाइंडर दूं। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, अब याद रखिएगा कंडक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो अपना छोड़ के आ जाएं इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के बीच में से, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर कंडक्टर को आप कनेक्ट कर दोगे किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ, फॉर एग्जांपल किसी बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब क्या हुआ क्या, अब जैसे ही एक एटम में से, अब ये मैं मान के चल रहा हूं एटम है, ठीक है, अब एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम पीछे क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो रास्ते में उसे क्या मिलेगा? जो पेंडिंग बचा हुआ एटम, उसे क्या बोलते हैं? कर्नल। क्या बोल देते हैं? कर्नल। कर्नल के साथ बार बार इनकी क्या होंगी? कोलिजन्स होंगे। अब ये जो कोलिजन्स हो रही हैं, ये कोलिजन्स क्या करेंगे? करंट को स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब जो ये कोलिजन्स हो रही हैं उसे हमने क्या नाम दिया हुआ है? रेजिस्टेंस का नाम दिया हुआ है। जो ये कोलिजन्स बार बार मेरी अक्कर कर रही हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है? रास्ते में उसे कर्नल्स मिलेंगे। कर्नल्स क्या होते हैं? अब एक एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जो पीछे एटम पॉजिटिवली चार्ज एटम बच रहा है, उसे कर्नल का नाम दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो रास्ते में कर्नल्स के साथ उसकी कोलिजन्स होंगी। कोलिजन्स क्या करेंगी? करंट को रोकेंगे। ठीक है, अब ये कोलिजन्स के कारण जो इफेक्ट निकल के आ रहा है फिजिक्स के अंदर, उसको हमने एक नाम दे दिया, दैट इज रेजिस्टेंस का, जो करंट को रोके। अब आप खुद सोचो इस सारे चक्कर के बीच में कि फैक्टर्स क्या क्या निकल के आएंगे। अब आप अगर फैक्टर्स के बारे में सोचो तो उसे ध्यान से समझिए।
ठीक है, अब ये देखिए एक मेरे पास कंडक्टर निकल के आ रहा है जिसकी लेंथ L1 मान लेता हूं, एक कंडक्टर निकल के आ रहा है जिसकी लेंथ मेरे पास L2 निकल के आ रही है। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सेम कंडक्टर है, बस लेंथ का फर्क है, साइज भी सेम है, देखने में भले ही मैंने छोटा बड़ा बना दिया हो, सिर्फ लेंथ का फर्क है, बाकी सेम मटेरियल का है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव कर्नल्स पड़े हुए हैं। ऑब्वियस है अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो पॉजिटिव कर्नल्स यहां पर ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां पर इसकी लेंथ छोटी है तो पॉजिटिव कर्नल्स कम होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव कर्नल्स यहां पर ज्यादा है तो कोलिजन्स यहां पर ज्यादा होंगी, लार्ज कोलिजन्स अक्कर करेंगे। ध्यान से समझना। ठीक है, अगर पॉजिटिव कर्नल्स यहां पर कम है तो लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स अक्कर करेंगे। नोट करते जाओ कॉपी के अंदर छोटी छोटी बातें। इट मींस स्मॉलर द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, lesser are the number of collisions, और अगर नंबर ऑफ collisions कम होंगी therefore resistance will be small। इतनी बात समझ में आ रही है, कुछ नया नहीं बता रहा, जो कल वाले कॉज है उसी को मैंने अब लेंथ की टर्म्स में बता दिया कि अगर मेरे पास सपोज करो कॉपर की वायर है, ठीक है, एक कॉपर की वायर थोड़ी बड़ी है, एक कॉपर की वायर थोड़ी छोटी है। ठीक है, अब जो बड़ी वायर होंगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं उसे पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से इधर मूव करने शुरू हो गए, और अगर मूव कर रहे हैं वायर की लेंथ ज्यादा तो रास्ते में पॉजिटिव कर्नल्स भी उसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगर वायर की लेंथ कम है तो पॉजिटिव कर्नल्स भी कम मिलेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव कर्नल्स ज्यादा मिल रहे हैं तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, अगर पॉजिटिव कर्नल्स कम मिल रहे हैं तो कोलिजन्स कम हो जाएंगी। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स जितनी ज्यादा होंगी रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा। सो मेरा यहां से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि यहां से मेरा कंक्लूजन ये निकल के आया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये मेरा पहला फैक्टर निकल गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर। और ये समझ में भी आ रहा है। आपको करना क्या, पेपर में किसी ने ये नहीं पूछना आपसे कि यार बताओ कि लेंथ के ऊपर कैसे, आपको ये याद रखनी, बस एक स्टोरी सी है, ये याद रखनी है, और आपको बस इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है, मैंने लेकिन अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई नंबर लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, क्योंकि ग्रेटर जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतने ही ज्यादा पॉजिटिव कर्नल्स होंगे बीच में, जितने ज्यादा पॉजिटिव कर्नल्स होंगे उतनी ज्यादा कोलिजन्स अक्कर करेंगी, जितनी ज्यादा कोलिजन्स अक्कर करेंगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है भैया, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज के अंदर जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो अपनी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा लिखते जाइए कॉपी के ऊपर, सो दैट जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको देख के ही पता चल जाए तो क्या चीज निकल गया। ठीक है, देन अगले फैक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगले फैक्टर की तरफ जाते हैं। अब मैंने यहां पर क्या किया, सेम लेंथ के दो कंडक्टर्स ले लिए, एक कंडक्टर ये ले लिया, एक कंडक्टर ये ले लिया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ठीक करें। अब देख के पता चल रहा है दोनों की लेंथ L है, दोनों की लेंथ L मान के चल रहा है, बट मेरे को देख के पता चल रहा है इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। अब देख के पता चल रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2 है, देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, अगर A1 इज ग्रेटर देन A2 है तो एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, बड़े ध्यान से इस बात के ऊपर देखेंगे
कि जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा किसी बैटरी के साथ, ठीक है, इसे भी कनेक्ट किया सेम बैटरी के साथ, इस बैटरी का वोल्टेज भी V है, इस बैटरी का वोल्टेज भी V है, ठीक है, दोनों कनेक्टर्स की लेंथ में क्या मान के चल रहा हूं, सेम मान के चल रहा हूं। इसे रब कर देते हैं, इसकी लेंथ ऊपर मेंशन कर देते हैं, कंफ्यूजन ना, ठीक है। अब आप ध्यान दो जरा, अगर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव कर्नल्स भी ज्यादा होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इधर पॉजिटिव कर्नल्स भी कम होंगे, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसमें और इसमें, तो बताइए नंबर ऑफ कोलिजन्स किसमें ज्यादा निकल के आ रही है? देख के ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारी किसमें जी निकल के आ रही है, जिसमें एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, गलत। अब इसे कंफ्यूज मत करिएगा लेंथ के साथ, इसलिए मैंने यहां पर पहले गलत चीज बताई है आपको। आप जब भी लेंथ के साथ इसे लेके चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब भी हम एरिया के कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो एरिया के कंसेप्ट को इस मेथड के साथ नहीं समझेंगे, याद रखिएगा। लेंथ वाले मेथड के साथ इसे नहीं समझना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। लेंथ वाले मेथड के साथ इसे नहीं समझना, हमें एरिया वाली चीज को अलग मेथड के साथ समझना है। तो मैं जब एरिया के साथ मूव करूंगा तो दिमाग में ये चीजें पहले से ही काट के चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोच के चलने वाला जो लेंथ में सोच के चलाऊं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सभी के दिमाग में जब एरिया की बात आती है ना, तो वो लेंथ वाले कंसेप्ट को लेके घूमना शुरू कर देते हैं ना, लेंथ वाला कंसेप्ट देके नहीं घूमना। अब एरिया के साथ जब बात निकल के आएगी तो मैं आगे चलता हूं। अब जब एरिया के साथ बात निकल के आएगी तो आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं। किसके हिसाब से देखेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। याद रखिएगा इस बात, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए यहां पे, ठीक है, अगर मैं मान के चलूं वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मान के चलें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या होगी? कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या होगी? कांस्टेंट। अब राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ? एरिया एंड लेंथ। राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ? एरिया एंड लेंथ। और अगर ये बात किसी को अगर समझ में ना आई तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को समझ में आ रही मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट वाली है, ठीक है, उसे मैंने V रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एरिया इस तरह से लिख सकते हैं। इट मींस अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो एरिया मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एरिया मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रही है, तो इट मींस रेजिस्टेंस यहां पे
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आएंगे। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहां पर लेंथ की जगह जो ये मेरा फैक्टर निकल के आ रहा था, मैंने इसमें क्या किया, जो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l लिखा है, अब मैं उसकी जगह ये लिख दूंगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v अपॉन a। पर v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज को तो लिखता नहीं, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अकेला क्या बन जाएगा, a। सिर्फ एक वैल्यू पुट कीजिए, तो ज्यादा नहीं सोचना इसके ऊपर, हमें बस इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर मान के चलें तो V इज इक्वल टू L इंटू ए आ रहा है, एरिया इधर आके डिवाइड हुआ, फिर मैंने पीछे पढ़ा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है, तो वहां पर मैंने लेंथ की जगह वैल्यू पुट कर दी V अपॉन एरिया, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मेरा नेक्स्ट सेकंड फैक्टर क्या निकल के आया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। देन दो फैक्टर्स आ गए, तीसरे फैक्टर की तरफ जाए, मटेरियल ऑफ वायर। तीसरा फैक्टर जो मेरा निकल के आएगा दैट इज मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। अब मटेरियल और वायर की अगर बात करूं, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो मैं मटेरियल ले रहा हूं, ठीक है, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर देन कॉपर, मींस अगर एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर देन कॉपर है तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस, इसे ऐसे लिख देते हैं, A इज लेस देन कॉपर। मतलब जो जितना ज्यादा अच्छा गुड कंडक्टर होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, जो जितना ज्यादा गुड कंडक्टर होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। देन थर्ड फोर्थ फैक्टर मेरा निकल के आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये सारे जो आगे वाले फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं ना, ये सारे मेरे +2 क्लास में ज्यादातर डिस्कस किए जाते हैं, यहां पर सिर्फ बच्चों को बताया जाता है, यहां पर सिर्फ बच्चों को बताया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को नोट कर लो। अब व्हेनेवर आप टेम्परेचर राइज करोगे, ये सिंबल है इंक्रीमेंट का, जब मैं ऊपर की तरफ एरो डाल रहा हूं तो मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। व्हेनेवर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिनके मोशन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी की क्या कर जाएगी, इंक्रीज। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो याद रखिएगा उनकी कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स आल्सो इंक्रीजेस। और हमें मालूम है अगर कोलिजन्स इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो इसे इस तरह से अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, because of which number of collisions also increases in a conductor, ठीक है। with the increase in number of collisions resistance also increases, with the increase in number of collisions resistance also increases। तो मेरा फोर्थ फैक्टर निकल गया है टेम्परेचर। अब अगर आपको याद हो ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ में कहा था उसने टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो मतलब ओम्स लॉ ने पहले ही फोर्थ फैक्टर को क्या कर दिया था, अवॉइड करके करना शुरू कर दिया। ओम्स ने पहले ही टेम्परेचर की कंडीशन क्या लेके चल रहा था, कांस्टेंट। मतलब वो कहता मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट करूंगा
उसमें मैं टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, 4 फैक्टर को पहले निगलेक्ट करके चलो। सो वी आर हैविंग 4 फैक्टर्स, ठीक है। अब वो 4 फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्टर आ रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा फैक्टर निकल के आ रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। मेन यही दो फैक्टर्स हैं। कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, अगर ये दो फैक्टर्स को कंबाइन करता हूं तो L अपॉन A आता है। अब इक्वालिटी का साइन लाने के लिए यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म आई, दैट इज रो, इसे बोलते हैं रो, ठीक है। और रो को क्या कहते हैं, जिस सिंबल को नाम है रो, रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। याद है आपके पास जो मैंने ये लिखा था, मटेरियल ऑफ द वायर, कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी ये थर्ड फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड फैक्टर, रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड फैक्टर। तो मेरे पास रेजिस्टेंस के ये रिजल्ट निकल के आया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। मैं आपको याद यही रखना है, कमिट टू मेमोरी, याद रखने वाली बात यह है, और कुछ नहीं किसी ने पूछना, किसी ने नहीं पूछना कि लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड है, एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड है, रेजिस्टिविटी के। आपको यह मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है कि हाँ यार, कि लेंथ के साथ कैसे डिपेंडेंट है, एरिया के साथ कैसे डिपेंडेंट है, और मटेरियल के साथ कैसे डिपेंडेंट है, वो मैंने सारा बताने की कोशिश की, ठीक है जी। लिख लिया यहां तक? अब अगर यहां तक लिख लिया तो मैं अब एक बात बता दूंगा आगे। अगर मेरा क्वेश्चन निकल के आता है इन ए वायर, ठीक है, देयर इज चेंज इन लेंथ, या इन ए वायर लेंथ इंक्रीजेस बाय, ऐसे लिख लो, इन ए वायर लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, कैलकुलेट, अब ये क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टिविटी, ये मेरा छोटा सा क्वेश्चन निकल के आया, बहुत मामूली क्वेश्चन है। इन ए वायर लेंथ ऑफ द वायर लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, ठीक है, लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब ये न्यूमेरिकल आपके लिए नहीं मैंने बोला, ठीक है। हाँ जी ठीक है, भव्या ने आंसर भी देने शुरू कर दिए, लेकिन मैं आपको इसकी अटेम्प्ट बताना चाहता हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसकी अटेम्प्ट क्या करनी। अब अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखो, ना इसने लेंथ की बात की है, ना इसने एरिया बताया, ना इसने रेजिस्टिविटी बताया, कुछ भी तो नहीं बताया, कोई बात नहीं की, बस इतना बोल दिया भाई एक वायर थी जिसकी लेंथ मैंने क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी, इतना बोल के उसने कह दिया कि फाइंड द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बात खत्म कर दी उसने। अब अगर इसमें कुछ बताया ही नहीं उसने फालतू, तो मुझे सारा कुछ क्या करना है, सपोज करके चलना, मुझे सारा कुछ क्या करना है, सपोज करके चलना। तो सपोज मैं कैसे करूंगा, लेट ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L ऑफ वायर, भी लिख लेना साथ में, ठीक है। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ओरिजिनल लिख लो साथ में, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A, ठीक है। लेट रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल टू रो, देयरफॉर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R
क्या निकल के आएगा, रो एल अपॉन ए। ये मेरी पहली इक्वेशन निकल के आती है। मतलब वेनेवर कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ नहीं दिया हो, तो मुझे सपोज करके चलना सारा कुछ, एवरीथिंग शुड बी सपोज्ड। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगले पार्ट की, तो क्या करूंगा, न्यू लेंथ कैसे लिखूंगा, न्यू लेंथ 12, न्यू एरिया, अरे यार एरिया की तो कोई बात ही नहीं की उसने इंक्रीमेंट की। अगर न्यू एरिया की बात करेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं बोला उसने। रेजिस्टिविटी अगेन उसने बोला ही नहीं मटेरियल मैंने चेंज किया, तो वो रो की रो ही रहेगी। तो क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस। अब पेपर में मुझे इस तरह से अटेम्प्ट करके आना, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, वो क्या हो जाएगा 12 रो अपॉन ए, आर डैश इज इक्वल टू, बाहर आया रो एल अपॉन ए। ठीक है। अब ये सारी चीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 क्या निकल के आ रही है, आर, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है फर्स्ट पार्ट को। आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, आर डैश क्या हो जाएगा इक्वल टू 2r। बड़े ध्यान से देखिएगा, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। ठीक है। किसी को कोई डाउट, भव्य आप आंसर दे रहे थे हाफ, वो तो गलत है ना, वो तो गलत आ रहा था बेटा। ये आपको मैं एक और मेथड के साथ भी बताऊंगा कैसे करना, बड़ी तेज होता है तब। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का आंसर क्या दोगे, रेजिस्टिविटी इज रो विच इज इंडिपेंडेंट of length and area and only depends upon material। मतलब अगर कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी उसकी लेंथ और एरिया के साथ नहीं, कॉपर की रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ठीक है। देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ये पूरा रीजन लिख के आओ, ये पूरे रीजन के साथ आगे बढ़ो, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। क्लियरली समझ में आ रही बात, ध्यान से समझो, मैं पीछे जा रहा हूं वापिस। ठीक है। व्हेनेवर अब आपको लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, तो आपको खुद सपोज करके चलनी है। सपोज करके एवरी टाइम पहले आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालोगे, यही मेथड है। फिर उसके बाद जो भी उसने चेंजेस बोले उसकी बात करोगे। न्यू लेंथ के अंदर चेंज बोला तो न्यू लेंथ जो भी उसने बोली है 2l होगी। बाकी किसी के अंदर कोई चेंज नहीं बोला तो एज इट इज जो ओरिजिनल लिखा है वही आ जाएगा। अब एरिया में उसने कोई चेंज नहीं बोला था तो न्यू एरिया ए ही रहेगा, ओरिजिनल एरिया भी यही है, न्यू एरिया भी यही रहेगा। कशिश कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ में आ रहा ना? यस सर। ठीक है ना? सो दिस इज द आंसर। अब ये मेरा आंसर निकल के आया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इन्हीं के ऊपर था, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, और मैंने बोला दिस टाइम ए वायर is stretched to thrice its length. Calculate resistance, पहला बार हमेशा resistance, second
रजिस्टिविटी। अब इस क्वेश्चन को करो जरा, क्या आएगा आंसर? 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर करके मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। A wire is stretched to thrice its length, ठीक है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, पहला पार्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टिविटी। क्या आंसर आएगा सोच के बताओ। आर आ रहा है इक्वल टू 3R, ठीक है। और किसने किया? ओके, सभी का आंसर आ रहा है 3R, ठीक है। तो सभी का आंसर गलत है, फिर सभी का आंसर ही गलत है, ठीक है। तुम्हें क्या लगेगा मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा? क्या बात है, अरे नहीं, सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से सुनो। वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन पे जाता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्ट्रेच वर्ड यूज नहीं किया। आई हैवंट यूज दिस वर्ड स्ट्रेच। स्ट्रेच वर्ड आ जाए या कंप्रेस वर्ड आ जाए, नोट करो इस बात को, स्ट्रेच या कंप्रेस आ गया, ठीक है, तब मेरा मेथड चेंज हो जाएगा सॉल्व करने का। तब मेरा मेथड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सॉल्व करने का, ठीक है। और थोड़ा सा मैं और पीछे आता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे आता हूं। यहां पर मैंने एक बात बोली हुई थी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, वहां से मैंने रेजिस्टेंस का एक फैक्टर निकाला था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया निकल के आ रहा है, और वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलना है, और वॉल्यूम कांस्टेंट निकल के चलना है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस बात को। व्हेनेवर वो स्ट्रेच की बात कर रहा है ना, तो क्या हो रहा है, व्हेनेवर वो स्ट्रेच की बात करेगा तो अगर वायर थोड़ी मोटी है, अगर ये है इस तरह से वायर है, ठीक है, और अगर वो उसे स्ट्रेच करेगा तो होगा क्या, नेट रिजल्ट ये निकल के आएगा कि वायर मेरी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। वायर पतली हो जाएगी और उसकी लेंथ के में ये इंक्रीमेंट निकल के आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगी वायर। व्हेनेवर आप अगर वायर के ऊपर फोर्स लगाओगे, फोर्स लगा के उसे स्ट्रेच कर रहे हो, खींच खींच के स्ट्रेच कर रहे हो, तो वायर हमारी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है सारे चक्कर में, वॉल्यूम, रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम नेवर चेंजेस। एरिया और लेंथ चेंज करता है बट वॉल्यूम नेवर चेंजेस। और याद रखो इस बात वर्ड के ऊपर, व्हेनेवर क्वेश्चन के बीच में स्ट्रेच वर्ड आ गया या कंप्रेस वर्ड आ गया, ठीक है, तो यही कंसेप्ट के साथ मूव करना है। अब पिछले क्वेश्चन के बीच में ऐसी उसने कोई बात नहीं की थी, स्ट्रेच और कंप्रेस की कोई बात नहीं की थी, इसलिए वो क्वेश्चन सीधा निकल के आ रहा था। बट इस क्वेश्चन के बीच में उसने वर्ड स्ट्रेच यूज कर लिया, और व्हेनेवर वर्ड स्ट्रेच या कंप्रेस अगर वो यूज कर लेगा तो एक ही चीज याद रखनी है, वॉल्यूम नेवर चेंजेस, ठीक है। तो वॉल्यूम नेवर चेंजेस। तो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, सपोजिशन करके, लेट ओरिजिनल ए लेंथ, क्योंकि लेंथ तो दी नहीं हुई इसने, ओरिजिनल लेंथ एल मान ली, ओरिजिनल एरिया ए मान लिया, रेजिस्टिविटी, अब यार ये तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी तो बात ही क्या है, तो आर क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज द ओरिजिनल आर, आर आएगा रो एल अपॉन ए, एवरी टाइम इसे
1 मान के चलना, इक्वेशन नंबर 1। अब न्यू लेंथ उसने मुझे पहले ही बोल दिया थ्राइस 3L। न्यू एरिया, अब एरिया सेम नहीं रहेगा क्योंकि वर्ड क्या आ गया था बीच में, स्ट्रेच, तो एरिया A डैश मान लोगे। ठीक है, अब ये A डैश कैलकुलेट करना है। A डैश कैलकुलेट करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, V इज इक्वल टू V डैश। V का मतलब है पुराने वाला इनिशियल वॉल्यूम, V डैश का मतलब यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। ऊपर अगर मेंशन करना तो मेंशन कर लो, वो आपकी विश है। और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यहां पर भी A डैश इंटू L डैश आ जाएगा। A डैश L डैश आ गया 3L। ठीक है, यहां पर मेंशन कर देते हैं ये L डैश, ब्रैकेट में लिख दिया कि टीचर को पता चल जाए कि जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो L डैश लिख के चल रहे हो न्यू लेंथ को। तो यहां से L की L के साथ कटिंग होगी, तो मेरा A डैश किसके इक्वल निकल के आ रहा है, A/3 के इक्वल निकल के आ रहा है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी तो चेंज होनी नहीं, मटेरियल क्योंकि सेम का सेम ही है। ठीक है, तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस उसे मैं क्या लिखने वाला हूं, R डैश। वो क्या निकल के आएगा, रो L डैश अपॉन A डैश, वैल्यूज पुट की, ये हो जाएगा 3L, ये हो जाएगा A/3। अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, ये 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये निकल के आएगा 9 रो L अपॉन A, कुल मिला के आया 9R। तो मेरा ये चीज निकल गया, ये निकल गया। स्पीकर किसका ऑन है, समझ में आया। सो दिस इज द आंसर कि R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9R के इक्वल हो जाएगा। कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया, 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया रेजिस्टेंस। तो वर्डिंग का ध्यान रखना, इसमें स्ट्रेच और कंप्रेस आता है तो हमें कांस्टेंट वॉल्यूम के कंसेप्ट के साथ मूव करना। ठीक है, अच्छी तरह से 2 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगा के इसे अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट, चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो ठीक है, मैं मूव कर रहा हूं आगे। ठीक है, देन अगेन रजिस्टिविटी फिर से चेंज नहीं हुई। रजिस्टिविटी के लिए आप क्या दोगे, सेम रिप्लाई दोगे जो पीछे दिया था। तो रजिस्टिविटी वर्ड का ध्यान रखना है। अब रजिस्टिविटी को कभी कभी ना एग्जाम्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर वर्ड किसी ने चेंज करके ये पूछ दिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। एंड दे आर डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। 1 मार्क में एमसीक्यू आया था मेरा कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, एरिया इज डिक्रीज बाय थ्राइस, तो बताइए चेंज इन रजिस्टिविटी क्या होगा। तो बच्चे जैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, दैट इज अ रॉन्ग पार्ट। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, कल